नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। सभी सियासी दल चुनाव की तैयारियों को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी भी विधानसभा में हैट्रिक लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जींद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रचारकों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे समय में आरएसएस प्रमुख का हरियाणा दौरा बड़ा संदेश साबित हो सकता है। इससे पहले पानीपत में भी आरएसएस की बैठक हो चुकी है। संघ इस बार सबकी बात सुनेगा। मुख्य धारा में सबको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सबको साथ लेकर चलने की कवायद संघ की तरफ से, संघ प्रमुख की तरफ से की जा रही है। और इस बार जो चुना गया है वो जींद को चुना गया है, जहां पर 3 दिवसीय संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हैं पानीपत से हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियों और लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी गतिविधियों के बीच आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत का आरएसएस के प्रचारकों से रूबरू होने, संघ के विस्तार और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जींद में पहुंचना दिलचस्प है। अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान वो प्रचारकों को संबोधित भी करेंगे। कोई विशेष कठिन कार्यक्रम नहीं है। आप बैठे बैठे सोचते होंगे क्या कर रहे हैं, दाहिने मुड़े, 4 बार दाहिने मुड़े, फिर से पूर्व पथ पर आए, 4 बार बाएं मुड़े। तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जैसा इन्होंने किया उतना करने के लिए भी और सबने एक साथ करने के लिए भी आदत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। गौरतलब है कि सरसंघ चालक के देश भर में प्रवास चलते रहते हैं, पर इस खास टाइमिंग को लेकर लगता यही है कि इसका एक मंतव्य मिशन 2024 से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इस खास मौके पर आरएसएस की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर भी सभी की नजरें लगी रहेंगी, क्योंकि इस घटनाक्रम का सियासत पर भी असर पड़ेगा ही। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो मोहन भागवत के 3 दिवसीय दौरे को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन आखिर इसका असर कितना पड़ेगा, क्या रणनीतियां होंगी और संघ को मजबूत करने को लेकर और विस्तार को लेकर कितना अहम होगा ये दौरा, ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देवेंद्र कथुरिया से करेंगे हम अपने इस पूरी चर्चा की शुरुआत। देवेंद्र, पहला सवाल सीधा यह है कि कितना प्रभावी होगा ये दौरा आरएसएस प्रमुख का? देखिए सौरभ, आरएसएस सरसंघ चालक के प्रवास चलते रहते हैं। 1.5 साल पहले पानीपत में एसडीएम जूनियर स्कूल में हुआ था। अभी 5 महीने पहले आरएसएस का जो नया सेंटर बना पानीपत में, वहां भी हुआ था। और अब जींद में, जींद और पानीपत की दूरी महज 70 किलोमीटर है। मतलब जींद और पानीपत के बीच ये 3 प्रवास पिछले 1.5 साल में। हालांकि ये प्रवास चलते रहते हैं, उनका अपना काम है, वो करते हैं। इतनी बड़ी संगठन को, संस्था को चलाना, उसमें गतिविधियां को कंटिन्यू करना जरूरी होता है, ताकि कार्य समय पर होते रहे और प्रशिक्षण भी होता रहे और रिजल्ट्स भी मिलते रहे और जो उद्देश्य होते हैं वो भी पूरे होते रहे। लेकिन इस खास मौके पर जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे देश में, देश विदेश में तैयारियां चल रही हैं। मिशन 2024 का श्री गणेश हो चुका है। इन दोनों बड़े घटनाक्रमों के बीच आरएसएस प्रमुख का जींद में आना हरियाणा में थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं लगता है कि मंतव्य शायद कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। भले ही ना देखा जाए, लेकिन महसूस ऐसा जरूर होता है। क्योंकि आप देखिए, लाखों की तादाद में पूरे देश की बात करें, 28 राज्य हैं,
पूरे देश में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया था 28 राज्यों में हजारों शाखाएं लगती हैं। आरएसएस से जुड़े पुराने नई पीढ़ी के युवा बहुत सारे लोग हैं। उन इतने बड़े संगठन को चलाए रखने के लिए वो गति मान रहे, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी भावी योजनाएं क्या हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनको मतलब समय के हिसाब से बदला भी जाए। जैसे कभी निक्कर पहना करते थे, अब पिछले 2-3 साल से फुल ड्रेस में अब पैंट पहनी जाती है। तो समय के साथ साथ बदलाव जरूरी होते हैं और समय के साथ साथ योजनाएं भी बदलती है और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उसके तरीके भी बदलते हैं। तो ये प्रवास जो है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज पहला दिन है, 3 दिवसीय प्रवास है। आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शुक्रवार को आज जितने प्रचारक है आरएसएस के, उनका प्रांत स्तर का आज सम्मेलन हुआ, एक तरह से उनसे बात की गई है। और कल जो है शनिवार को पूर्व सैनिकों का, जो पूर्व सैनिक हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, शाखाओं से जुड़े हुए हैं, कल उनसे रूबरू होंगे सरसंघचालक। और परसों जो शाखाएं चल रही हैं, शाखाओं में हाजिरी कम क्यों हो रही है या शाखाएं बढ़ क्यों नहीं रही, सदस्य संख्या क्यों नहीं बढ़ रही, रविवार को उनसे 1-to-1 बातचीत होगी, सुझाव लिए जाएंगे और उनको संबोधन दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है आरएसएस का, जो चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जस्ट जी देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। महेश, टाइमिंग को लेकर जिस तरह के देवेंद्र ने जिक्र किया, टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन संघ की अलग विस्तारवादी जो शताब्दी वर्ष है, उसको लेकर तैयारियों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि आरएसएस की कार्यों की जो है समीक्षा भी की जाएगी। तो राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव पर कितना असर यह दौरा डाल सकता है? देखिए, साफ तौर से इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि ये जो आरएसएस की जो संस्था है, उनके संघ प्रमुख 3 दिनों के लिए जींद में पहुंच रहे हैं। जींद को राजनीतिक राजधानी माना जाता है और एक तरीके से सियासी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो केंद्र बिंदु भी हरियाणा की राजनीति का जींद को माना जाता है। अब जींद के इलाके में आरएसएस संघ प्रमुख का होना, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम तय किया जाना, और आरएसएस एक पेरेंट संस्था है, इसके नीचे करीब करीब 55 के करीब जो अलग अलग संगठन हैं वो इसके अधीन काम करते हैं। वो किसानों का संगठन है, वो शिक्षाविदों का है, वो बच्चों का है, वो स्टूडेंट्स का है। इसके अलावा अलग अलग जो विंग्स हैं, वो स्वदेशी मंच इसके अधीन आता है। तो करीब करीब 55 ऐसे संगठन हैं जो आरएसएस के अधीन आते हैं। उन्हें एक अलग तरीके के अपने अपने संबंधित जो लक्ष्य है वो दिए जाते हैं। कितने लक्ष्य तक वो पहुंच पाए, कहां कमी रह गई, उसकी जो समीक्षा है वो इसी कार्यक्रम के दौरान की जाती है। अब समझने की कोशिश यहां पर यह है कि क्या इसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। हम जो राजनीतिक मायना निकाल सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना निकाल सकते हैं कि इस तरह के संगठनों से जुड़े लोग ये मानकर हम चल सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करते हैं। इस तरह के संगठन अगर मजबूत होते हैं, अगर शाखा में आने वाले लोग हैं उनके अगर वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश की जाए तो यकीनन ये माना जाता है कि आरएसएस की संघ शाखाओं में शामिल होने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते हैं। ना सिर्फ शाखाओं में आने वाले लोग बल्कि अलग अलग संगठन जो है, स्वदेशी संगठन है, किसान संगठन है, एबीवीपी जो स्टूडेंट्स का जो संगठन है, ये मानकर चला जाता है कि इन संगठनों से संबंधित जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा वोट करते हैं। अब अगर ये संगठन मजबूत होते हैं, अगर इन संगठनों में लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उसका सियासी फायदा मिलता है। अब आरएसएस के लोग तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस खास कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। जो संबंधित जो गैर राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो इस कार्यक्रम के दौरान, 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये 55 संस्थाएं अगर मजबूत होती है तो सीधे सीधे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। ये उसका सियासी मायने आप निकाल सकते हैं। ठीक है महेश। वीरेंद्र जी, दौरा है बेहद अहम, 3 दिवसीय दौरा है। हालांकि ये कहा गया जा रहा है कि आरएसएस के कार्यों की समीक्षा होगी। महज संघ का विस्तार भर है क्योंकि 1200 स्थानों पर शाखा चलाने का संकल्प भी लिया गया है। क्या लग रहा है? देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, उनका जो प्रवास कार्यक्रम होता है वो 1 वर्ष पहले ही निर्धारित हो जाता है। देखिए, मार्च में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, हर वर्ष। पिछले वर्ष जो है समालखा में हुई थी।
तो इस वर्ष जो प्रतिनिधि सभा से पहले ही सरसंघ चालक अपना प्रवास करते हैं, देश भर में प्रवास करते हैं और अपने स्वयंसेवकों से मिलते हैं, प्रचारकों से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो संघ की अपनी एक कार्य प्रणाली है। देखिए उसमें कोई राजनीतिक नहीं है। देखिए संघ का स्थापना वर्ष 2025 में है, तो उस दृष्टि से जो संघ के जो गतिविधियां बढ़ रही हैं और संघ का विस्तार हो रहा है, लेकिन संघ के सभी प्रकल्प है, तो उन प्रकल्पों में संघ की क्या भूमिका है, ये जो मुद्दे सामाजिक मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दे हैं, पर्यावरण का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दों पर ही जो है संघ की बैठकों में चर्चा होती है। संघ की बैठकों में कभी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं होती। देखिए उसका एक अलग अपना एक परंपरा, एक माध्यम है, जो जब राजनीतिक क्षेत्र के लोग आते हैं तो उनसे राजनीतिक विषय पर अवश्य चर्चा होती है। लेकिन जब संघ की बैठक होती है, जब प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है या सरसंघ चालक जो प्रवास पर होते हैं, तो वो सामाजिक मुद्दों पर ही होती है। वहां कोई राजनीतिक कोई संदेश दिया जाता है ऐसा है नहीं। संघ की एक अपनी मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, उसी मर्यादा के अंदर ही संघ अपना काम करता है। यही संघ की कार्य पद्धति है। तो इसलिए ये कोई इसकी टाइमिंग को लेकर निश्चित रूप से जो है एक संयोग बन गया है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मायने निकाले जाए ऐसा नहीं है। देखिए सरसंघ चालक है, उसके बाद जो 14 जनवरी की रात को, जो 15 को यहाँ समालखा में आ जाएंगे, फिर अगले दिन जो है उनको वहां अनंत मूर्ति गुरु मां के आश्रम में गन्नौर में भी जाना है। तो ये उनके कार्यक्रम पहले से तय है। फिर वो दिल्ली में रहने वाले हैं, तो उसके बाद वो वहां भी अयोध्या भी जाने वाले हैं, तो उनके एक कार्यक्रम पहले से तय हो जाते हैं। तो इसलिए इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हाँ, दूसरे लोग अवश्य इसका अर्थ निकालेंगे, क्योंकि समय ही ऐसा है और चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनाव भी हैं, लेकिन वहां ऐसे विषयों पर कभी भी चर्चा नहीं होती। बिल्कुल। देवेंद्र, वीरेंद्र सोनी जी बता रहे हैं कि संघ का अपना अलग कार्यप्रणाली होती है, देखने को भी मिलता रहा है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके मायने तमाम तौर पर निकाले जाते हैं, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया। लेकिन अब विस्तारवादी नीति, सबको साथ लेकर चलने की बात, सबकी बात सुनेगा संघ, क्या ऐसा लगता है? देखिए सौरभ, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। उसके बाद 1980 में बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आरएसएस से निकली है और पेरेंट बॉडी, जिसको मां बाप कहते हैं, वो आरएसएस है, सबसे बड़ी संस्था। लेकिन जो शाखाएं हैं, जैसे बता रहे थे कि अलग अलग तरह की शाखाएं हैं, अल्टीमेटली आरएसएस का प्रमुख उद्देश्य, जैसा हमें बताया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी, कि हमारा मकसद, 2 मकसद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चरित्र निर्माण, कि आदमी का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। चरित्र ऊंचा होगा तो वो समाज की भलाई की तरफ ध्यान देगा, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां भी पूरी करेगा। दूसरा देशभक्ति। देशभक्ति के बिना देश को मान्यता नहीं मिल सकती, और देशभक्ति के बिना आदमी का धरती पर रहना भी गैर मुमकिन है। तो चरित्र निर्माण और देशभक्ति 2 प्राथमिक उद्देश्य हैं, जिसको आरएसएस हमेशा पूरा करता आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी, मैं पीछे आरएसएस के कार्यक्रम में मैंने पूछा था, आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि हम चरित्र निर्माण, देशभक्ति, लोगों को संस्कार देते हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। आप लोग बंद कमरों में मीटिंग क्यों करते हैं? आरएसएस की जो भी मीटिंग, जो भी आयोजन होता है, हमेशा बंद कमरों में या बाहर के लोग नहीं जा सकते। मैंने उनसे कहा जी, अगर आप अच्छा काम करें तो आप लोगों को बताओ, दूसरों को प्रेरित करो, आप टीवी डिबेट में हिस्सा लो, आप बताओ हम अच्छा काम करें, ताकि उसको मान्यता और उसको लोग तारीफ करें कि हाँ वाकई आप अच्छा काम करें, और प्रूफ आपके सामने है। तो एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं सौरभ, राजनीतिक उद्देश्य या राजनीतिक बैकअप अलग चीज है, लेकिन आजकल जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात है, चाहे सरकारी स्तर पर होती है, संगठन के स्तर पर, के पारदर्शिता होनी चाहिए कामों में। तो आरएसएस के लिए मैं समझता हूं आज ये मंच है, ये मांग करने का कि आरएसएस को अपना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि हम अच्छा काम करें, देश हित में करें, और अगर अच्छा काम करें, पवित्रता और शुचिता ला रहे हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा काम आरएसएस कर सकते हैं। लेकिन ये समय की जरूरत है कि थोड़ा ओपननेस होना जरूरी है। बिल्कुल। महेश, एक सवाल संघ के बारे में हमेशा से उठता रहा है कि कट्टरवादिता को कहीं ना कहीं संघ सपोर्ट करता है, सब जितने भी संघ के समर्थक हैं सब कट्टर हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पिछले साल हमने देखा था, जब आरएसएस प्रमुख का लखनऊ का प्रवास था, उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, तो उन्होंने मुस्लिमों को लेकर तमाम बड़ी बातें कही थी। उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर कहा था कि मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं है। हरियाणा के इस दौरे में क्या सबको साथ लिया जाएगा? क्या वो समीकरण भी आ सकता है कि सब जब साथ आएंगे तभी विकास संभव है? हालांकि उस फैसले ने सबको चौंका दिया था।
देखिए, कम से कम इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को तो सीधे सीधे राजनीति से हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो करीब 55 संगठनों का जिक्र मैं कर रहा था, इनके जो सामाजिक दायित्व जो इनको दिए गए थे, जिस तरह के लक्ष्य इनको राष्ट्र निर्माण को लेकर दिए गए थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र में, चाहे वो स्वदेशी मंच के रूप में, जो भी अलग अलग संगठन है, उन्हें जो सामाजिक और कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण के जो दायित्व दिए गए थे, कम से कम उन्हीं की समीक्षा इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, एक अगर परिणाम उसका कोई निकालने की कोशिश करे, तो इस तरह की संगठनें अगर एबीवीपी मजबूत होती है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। अगर स्वदेशी मंच की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो स्वदेशी मंच से जुड़े लोग चुनावी वक्त में आसपास, चुनावी उम्मीदवार के आसपास नजर आते हैं, पार्टी के आसपास नजर आते हैं। तो इनकी जो जितनी भी पेरेंट संस्थाएं, आरएसएस की 55 के करीब जो अलग अलग संगठन हैं, हमने हर उपचुनाव में देखा, हमने हर चुनाव में देखा, ये अपनी बाकायदा चुनावी ड्यूटियां लगवाते हैं। अगर इस तरह के संगठन मजबूत होते हैं तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होती है। वो बीजेपी पर बात करे ना करे, वो चुनावी माहौल को लेकर बात करे ना करे, लेकिन अगर ये 55 संगठन मजबूत होते हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अगर हमने चुनावी कार्यक्रमों में इन अलग अलग संस्थाओं के लोगों को चुनावी ड्यूटियां भारतीय जनता पार्टी में निभाते देखा है, अगर ये चुनावी ड्यूटियां देते हैं, इनका अगर सामाजिक दायरा बढ़ता है, इनका अगर सामाजिक जो कैनवास है वो अगर बढ़ता हुआ नजर आता है, तो फिर वो कैनवास इन संस्थाओं का नहीं, आरएसएस का बढ़ता है। और अगर आरएसएस का कैनवास अगर बढ़ता हुआ नजर आए तो फिर ये आप मानकर चलिए कि उसका सियासी फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। वीरेन जी, संघ प्रमुख का यह दौरा कई मायनों में अहम है। आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया, महेश बता रहे हैं कि इसका सियासी फायदा इनडायरेक्टली बीजेपी को ही मिलता है। वो एक अलग विषय है जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर इस दौरे को अहम माना जाए तो क्या संघ प्रमुख के इस दौरे में जिस तरीके से सबको साथ लेके आने की बात की जा रही थी, क्या वो संभव हो पाएगा? क्या हरियाणा में भरोसा जता पाएंगे आम लोगों के बीच में? देखिए, मैंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक आशय नहीं निकालना चाहिए। ये प्रवास है, ये प्रवास कार्यक्रम जो है 1 वर्ष पहले से तय हो जाता है। हाँ, ये बात निश्चित है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य क्षेत्र है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग संगठन है, राजनीतिक क्षेत्र की इकाई भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह अब अन्य दल हैं, देखिए भारतीय अगर मजदूर संघ है, अगर वो मजदूर हितों के खिलाफ जो है सरकार कोई कदम उठाती है तो मजदूर संघ को विरोध करना पड़ता है। विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का विरोध करता रहा है। मतलब जो जिस क्षेत्र में है उसको अपने उस क्षेत्र का भी ध्यान रखना है। ये निश्चित है कि वो जो मूल संगठन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन सबका अगर अपने अपने क्षेत्र में पैठ बनानी है तो उसकी विचारधारा के अनुरूप ही उस क्षेत्र के लिए काम करना पड़ता है। जहां तक संघ के अन्य प्रकल्पों को संबंध है, देखिए संघ के कई समाचार पत्र भी निकलते हैं। संघ का एक विश्व संवाद केंद्र के नाम से एक एजेंसी है, जहां पर संघ के अपना यूट्यूब चैनल भी है, संघ का अपना एक जो है माध्यम है। तो संघ का अपना अपना हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र भी ऐसा अछूता नहीं है। संघ पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। संघ जो है यहां जो साधना केंद्र समालखा में बना है उसमें जो है औषधीय गुणों के लिए भी और अलग अलग क्षेत्र के लिए काम किए गए हैं। जो संघ के पुराने प्रचारक हैं उनके वहां आवास की व्यवस्था की गई है और संस्कार केंद्र के रूप में भी संघ अपना अपना काम कर रहा है। ये निश्चित है कि संघ मजबूत होता है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संघ के संशय की काम कर रहे हैं। तो संघ के संशय के ये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। वो कोई मजदूर संघ में है, कोई विद्यार्थी परिषद में है, कोई विश्व हिंदू परिषद में है। तो अलग अलग प्रकल्प है, समय समय के अनुसार ये प्रकल्प बदलते भी रहते हैं। मतलब नए प्रकल्प भी आते हैं। संघ का जैविक खेती की ओर क्या जो है लोगों का ध्यान जाए इसलिए भी जागरूकता अभियान चलाता है। संघ अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है। तो इसलिए हम ये मान के चले जाए कि संघ सिर्फ राजनीति का काम करता है ऐसा नहीं है। संघ समाज के अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है। चरित्र निर्माण संघ का मुख्य ध्येय है लोगों को में देशभक्ति की भावना जागृत हो, अच्छे नागरिक बने और जिसके अंदर जो भावना पैदा हो उसमें जो समाज के बारे में सोचने की भावना पैदा हो। इस तरह का संघ के अन्य प्रकल्प भी हैं। हाँ, जो लोग राजनीति में आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जो आते हैं, कई लोग मूल रूप से जो है संघ से जुड़े होते हैं और कई गैर लोग भी आते हैं जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्रों में हो। अब जो संघ प्रमुख हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के धार्मिक नेताओं से बात करते हैं, मुस्लिमों से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जो संघ के बारे में अलग अलग भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कई लोग जो है जो संघ के विरोधी थे बाद में संघ की कार्य पद्धति को देखकर जो संघ के कायल भी हुए हैं। तो लेकिन हर एक अपने अपने
अपनी राजनीतिक मजबूरी है। जी। देखिए, अगर कांग्रेस के लोग हैं, अगर वो संघ का विरोध करते हैं तो उनका एक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन संघ में आने के बाद लोगों की आम धारणा बदल जाती है। हाँ, जो सरसंघ चाला जी का ये हरियाणा का प्रवास है, इसके पीछे जो है संघ का विस्तार और संघ का स्थापना शताब्दी वर्ष में क्या भूमिका हो सकती है, क्या विस्तार हो सकता है, समाज के कौन से क्षेत्र उपेक्षित है जिनको संघ से जोड़ा जा सकता है और अपना विस्तार की क्या पद्धति हो सकती है। क्योंकि आजकल के युवा हैं या छात्र हैं, वो संघ की स्वयं शाखाओं में नहीं जा पाते, उन पर कैरियर का बोझ रहता है, अपना शिक्षा का बोझ रहता है, तो वो लोग कैसे जा सकते हैं? जो वृद्ध लोग हैं, सुबह नहीं जा सकते, शाम को जा सकते हैं। वो संयुक्त परिवार प्रणाली है, जनसंख्या नियंत्रण है, ऐसे कई विषय हैं जिनको संघ छूता रहता है और संघ की यही कार्यसूची में प्राथमिकता पर भी है। देवेंद्र, संघ की अपनी कार्यशैली, कार्य पद्धति हमेशा से देखी गई है, जब से संघ का निर्माण हुआ और उसके बाद विस्तार भी जगह जगह होता रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि उस पर राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर बीजेपी से जरूर जोड़ा जाता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि समाज को बांटकर दूसरों ने फायदा उठाया। ये सेंटेंस मोहन भागवत की शायद आपको याद होंगे, उन्होंने कहा था कि हमको एक सूत्र में जुड़ना है सभी को, और इसका उन्होंने आह्वान भी किया था। देखिए, आरएसएस में ये बदलाव हमने पिछले कुछ समय से देखा है। जैसा उन्होंने मुस्लिम की भी बात की थी, आरएसएस के कार्यक्रमों में सरसंघ चालक ने पीछे मुसलमानों के बारे में कहा, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में कि अच्छा उनकी कमाई हो, समाज की मुख्य धारा में रहे। मतलब अब थोड़ा सा सोच का दायरा विस्तृत हुआ है और मेरे को लगता है समय के हिसाब से जो फैसले लिए जाते हैं, जो महसूस किया जाता है, वैसा अब आरएसएस में भी बदलाव कार्यप्रणाली में आ रहा है। हालांकि मुख्य उद्देश्य वही है, संस्कार देना, चरित्र निर्माण करना और देशभक्ति का पाठ पढ़ाना। ये मूल उद्देश्य है जिस पर हमेशा से जोर रहा है। लेकिन अब समय के बदलाव के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाना, उनकी तरक्की हो, सद्भाव हो, सभी मिलकर रहे, समाज के में अपना योगदान दे, देश को आगे ले जाए, देश एकजुट रहे हमेशा, इस तरीके की सीख अब खुलकर दी जाने लगी है और मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल। महेश, ये दौरा है 3 दिवसीय और 3 दिवसीय दौरे में वो जींद में ही रहेंगे सरसंघचालक मोहन भागवत, और संघ के अहम मुद्दों पर योजनाएं बना सकते हैं, और उन योजनाओं का विस्तार कैसे होगा, क्या संभावित योजनाएं हो सकती हैं? देखिए, समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो लोगों को शिक्षा देने से जुड़े हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हैं, चाहे राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ हैं, चाहे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात हो, ये तमाम विषय हमेशा से संघ के केंद्र में रहे और आगे भी इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द जो लक्ष्य है वो तय किए जाने हैं। लेकिन यहाँ पर जिक्र चल रहा था कि 1 साल पहले कार्यक्रम तय कर दिए जाते हैं, तो 1 साल पहले भी लोगों को ये पता था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है और हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी होना है। इसे मैं डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली तो स्पष्ट ये कह दिया गया कि इस तरह के कार्यक्रमों में हम किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि अगर आरएसएस संगठन अगर मजबूत होता है, उसकी 55 संस्थाएं अगर मजबूत होती हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हमेशा से मिलता रहा है। कोई भी ऐसी संस्था जो आरएसएस से जुड़ी हुई है, उसके लोगों को हमने कभी भी कांग्रेस या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ नहीं देखा है। इन 55 संस्थाओं में अपनी अलग अलग दायित्व संभालने वाले लोग, इन 55 संस्थाओं से जुड़े लोग या आरएसएस से जुड़े लोग, किसी भी ऐसे व्यक्ति को हमने कांग्रेस पार्टी या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में प्रत्यक्ष भागीदारी करते नहीं देखा है। इन तमाम संस्थाओं से जुड़े लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी अगर कभी भी कहीं भी देखी गई है तो सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी गई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, लास्ट कमेंट में वीरेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से महेश ने कोरिलेट किया और देखने को भी मिलता रहा है, महेश इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर संघ के दौरे का अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि इस बात के बिल्कुल भी दोराय नहीं है कि संघ अपने विस्तार को लेकर, अपनी रणनीतियों को लेकर, संगठन विस्तार को लेकर शताब्दी वर्ष को मना रहा है, ये तमाम बातें ठीक है, लाजमी हैं, लेकिन जो महेश कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा मिल सकता है बीजेपी को, अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की, हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस को कितना इसका प्रभावित संभावित नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हाशिए पर धीरे धीरे जा रही है, तमाम दिग्गज नेता उसके छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा।
देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है भारतीय जनता पार्टी में कभी सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी एक मर्यादा है, उसकी सीमा कैसे है, किस तरह से बोलते, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जो प्रचारक होते हैं वो संगठन मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में भेजे जाते हैं। जो संगठन मंत्री होता है वो संघ का प्रतिनिधि माना जाता है, वो संघ का प्रचारक होता है, और इस तरह वो जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री के अधीन काम करता है, तो उनका तालमेल बना रहता है। संगठन मंत्री जो है वो नियंत्रण रखता है, वो संगठन में भी तालमेल बना के रखता है और संघ के बीच भी, तो एक तालमेल की कड़ी होती है। संघ जो अपना संदेश देता है वो संगठन मंत्री के माध्यम से ही देता है। तो वो मतलब संघ के संदेश जो है वो राजनीति में शुचिता लाएं, राजनीति में अच्छा वातावरण बनाएं, चरित्र निर्माण करें, तो इस उद्देश्य से संघ की एक भूमिका रहती है। लेकिन ये बात है कि संघ ने कभी सक्रिय चुनाव में सीधा भाग नहीं लिया। सिर्फ 1977 में वो संघ ने भाग लिया था, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, तब भी ये मर्यादा थी कि संघ का कोई भी पदाधिकारी किसी मंच पर नहीं जाएगा। इसके अलावा संघ कभी भी राजनीतिक रूप से किसी भी जो है उसमें भाग नहीं लेता राजनीतिक प्रक्रिया में। और यह भी कहा गया कि संघ का सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में जा सकता है, तो वो कोई ये बाध्यता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोग जो संघ की विचारधारा से जुड़े होते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपने अधिक नजदीक लगती है, अपने अनुकूल लगती है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता है नहीं। तो इसलिए हाँ, संघ का जो कार्यकर्ता होगा, स्वयंसेवक होगा, उसकी जो सहानुभूति होगी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अवश्य हो जाती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 दिवसीय दौरे पर हरियाणा में मोहन भागवत रहेंगे, जींद में उनका 3 दिवसीय दौरा रहेगा। हालांकि इस दौरान तमाम उनके जो कार्यक्रम हैं वो पहले से सुनियोजित हैं। शताब्दी वर्ष है आरएसएस का, संगठन विस्तार को लेकर तमाम 1200 स्थानों पर किस तरीके से शाखा चलानी है, इन सब पर मंथन किया जाएगा। लेकिन इस बार क्या संघ प्रदेश में सबकी बात सुनेगा, ये एक सवाल है। दौरे के बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी।